आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में गुमशुदा हुए 3 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। शुरुआती तौर पर अपहरण की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जांच में मामला पारिवारिक विवाद का निकला है। जानकारी के अनुसार ककड़िया नई बस्ती निवासी नवाब अली ने 13 अप्रैल को मुगलसराय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी और रिश्तेदार के 2 अन्य बच्चे सेंट जेवियर स्कूल बेचूपुर में पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। इसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कपूर नगर, मिश्रा बाजार और साथ ही तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया मुख्य बालिका अपने पिता द्वारा शराब के नशे में होने वाले विवाद और मां की मारपीट से परेशान थी। थाना मुगलसराय में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे जो कि आपस में कज़िन भाई बहन थे, ये कल से ही अपने घर से गायब थे, स्कूल के लिए निकले थे और ये शाम को घर नहीं पहुंचे थे। इस सूचना के संज्ञान में आने पर थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्काल सर्विलांस एवं अन्य टीमों का गठन करके बच्चों की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इन बच्चों को आज जनपद गाजीपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इनसे बातचीत में जो बात पता चली है वो ये है कि इनमें एक बच्ची जो इनमें सबसे बड़ी है वो अपने घर पे अपने पिता के शराब पीने से एवं माता के द्वारा मारने पीटने आदि से परेशान थी और इसी के चलते ये गाजीपुर में जहाँ इसके नाना रहते हैं वहाँ पर जाने के लिए निकल गई थी। इसके साथ के दोनों बच्चे जो कि इसके कज़िन हैं वो भी इसके साथ काफ़ी घुले मिले थे, अतः वो भी इसके साथ में चले गए थे। इन बच्चों के द्वारा पहले यहाँ से ये बनारस गए थे और वहाँ बस के माध्यम से ये गाज़ीपुर चले गए थे। प्रकरण में जो बच्चों के द्वारा बताया गया कि ये घर में अपने माँ बाप से ये परेशान थे, इस वजह से घर छोड़ गए थे और इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा इन बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि इनके माता पिता को बुला करके उनसे बात करें और उन्हें क्लियरली ये बता दिया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बच्चों के द्वारा जो बच्ची है उसके द्वारा ये भी इच्छा व्यक्त की गई है कि अपने घर नहीं जाना चाहती बल्कि अपने नाना के पास ही जाना चाहती है। इस संबंध में CWC के सामने बच्चों को पेश किया जाएगा और वहाँ पर ये बात भी रखी जाएगी और CWC जिसको भी वो देना चाहेंगे वो दी जाएगी। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि यदि बच्चे अपने माता पिता के साथ ही मुगलसराय में ही रहते हैं तो जो वहाँ का बीट पुलिसकर्मी हमारा वो वीकली बेसिस पे घर पर जा कर के बच्चों की कुशल क्षेम पता करेगा, ताकि यदि इस प्रकार से बच्चों के साथ पुनः कोई परेशानी हो रही है तो तत्काल समय रहते ये सूचना पुलिस के पास पहुँचे और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा सके। लखीमपुर खीरी से एक सकारात्मक समाज सेवा की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद कर इंसानियत की नई मिसाल कायम की है। आपको बता दें, पलिया विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा का एक सराहनीय उदाहरण देखने को मिला है। पलिया निवासी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान ने क्षेत्र के 3 अलग अलग गांव बिशुनपुर और साथ ही सुमेर नगर और साथ ही कमलापुरी में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता सहयोग प्रदान किया है। रेहान खान ने प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को 21 हजार रुपए की आर्थिक मदद की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटियों के लिए कपड़े, मेकअप का सामान और अन्य जरूरी वस्तुओं की भी भेंट की है, ताकि शादी में किसी तरह की कमी ना रहे। ऐसे में जब समाज को एकजुटता और सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब रेहान खान जैसे लोग उम्मीद के लिए एक नई किरण बनकर सामने आ रहे हैं। गुप्ता जी, आज रेहान भाई आए, क्या हुआ? वो रेहान भाई आए हैं, सपा के नेता हैं। हमारी बिटिया का शादी है और उसमें मदद किए हैं। रेहान भाई की शादी है, रेहान भाई ने मदद की, क्या है? जी देखिए, ये हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं, माननीय रेहान खान जी। ये जो है लगातार जो है वर्षों से जो है पलिया विधानसभा क्षेत्र में जो है ये गरीबों के बीच में जो है जमीन पर उतर करके ये संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं और हर गरीब परिवार के घर तक पहुंच करके
चाहे किसी बिटिया का शादी हो या कोई बीमार हो या कोई भी समस्या हो, जो है ये जमीन पे उतर करके जो है उनके लिए जो है मदद करने का काम करते हैं। आज ये हमारे सुरेंद्र भारती जी हैं, ग्राम पंचायत सुमेर नगर के, और बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर जो है माननीय रेहान खान प्रदेश सचिव जी जो है इनके झोपड़ी तक पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये गरीब है, बेबस है, लाचार है, 1 इंच भी जो इनके लिए जमीन नहीं है, मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं। लेकिन इनके बिटिया का शादी है, जिसमें माननीय रेहान खान जी जो इनके घर तक आकर के, इनके झोपड़ी तक आकर के जो है इनके बिटिया को सगुन और कुछ आर्थिक मदद देने का जो है काम किया है। और सभी मैं लगभग और रेहान भाई को इसलिए बुलाया गया है, हमारे गांव में नेता लोग बहुत आते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तभी आते हैं। एक यही ऐसा व्यक्ति हैं जो हर गरीबों का खबर रखते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे गांव में कोई किसी को परेशानी तो नहीं है, किसी के लड़की की शादी हो तो हमसे बताना। तो वही जो है कि हम लोगों के संज्ञान में आया कि सुरेंद्र की लड़की की शादी है, बहुत गरीब आदमी है, उसके कोई नेता और कोई सहयोग नहीं करेगा। एक रेहान भैया ही ऐसा है कि वही, उन्हीं से उम्मीद हम लोग करते हैं और वही सहारा देते हैं। हमारे गांव में कोई भी मुश्किल का काम पड़ जाता है तो उन्हीं से हम लोग सहयोग लेकर के और गांव में ले जाके देते हैं। रेहान भाई का चुनाव लड़ते हैं तो इनका क्या रहेगा? चुनाव अगर रेहान भैया को टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग भरपूर पूरा जीव जोहान से हम लोग इनको जिताएंगे। देखिए, कमलापुरी गांव जो है बहुत ही पिछड़ा गांव है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक लोग हैं। मेहनत मजदूरी इनका पेशा है और ग्रांट एक्ट की ज़मीन पर इंदिरा गांधी के ज़माने से इनको बसाया गया है। आज हमारे मुख्तियार भाई हैं, उनकी बेटी की शादी थी, तो उसके लिए हमको जैसे खबर मालूम पड़ी इनकी मदद करे हैं। और समाजवादी पीडीए परिवार के लोग जितने भी हैं, सबकी हम लोग मदद करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आपने जो है मदद की, क्या कुछ उद्देश्य हमारा एक ही है, जो हमारे पीडीए समाज के लोग, दबे कुचले लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, न्याय दिलाना, और जो लोग परेशान हैं उनके दुख दर्द में खड़े होना, उनकी मदद करना। शारदा सहायक नहर में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना पर मौके पर जमा हुई है लोगों की भारी भीड़ और साथ ही जनपद के कोतवाली बिस्वा इलाके की शारदा सहायक नहर का पूरा मामला बताया जा रहा। मिर्जापुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन भी जारी रहा। मांगों पर अब तक कोई सुनवाई न होने के चलते नाराज कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में शुद्धि बुद्धि यज्ञ कर विरोध दर्ज कराया है और साथ ही अनशन स्थल पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता के साथ हो रहे शोषण और साथ ही दोहन के खिलाफ ये अभियान पूरी तरह जनहित में चल रहा है। उन्होंने अरोरा के बनस्थली महाविद्यालय के पास अस्थायी टोल प्लाजा और साथ ही विद्यांचल क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा को तत्काल हटाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा के कारण स्थानीय जनता के साथ साथ विद्यांचल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। मैं डॉक्टर शिव कुमार पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। आज हम लोगों का धरने का 9वां दिन है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देख रहे होंगे मैं काले कपड़ों में लगभग पिछले 4 दिनों से धारण करके इस सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा है। अरोरा में जो फर्जी तरीके से टोल टैक्स लगाया गया है मात्र 13 किलोमीटर पे, वो टोल टैक्स फर्जी है। और दूसरा, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण के बीच में जो टोल टैक्स लगाया गया है, ये दोनों फर्जी हैं। इस टोल टैक्स के विरोध में और 20 किलोमीटर पूरे जनपद के लोगों को लोकल फ्री पास जारी किया जाए, इसके
लिए हम लोग यहाँ धरने पर आज 9वें दिन तक बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि सांसद और विधायक कहाँ सोए हैं, उनको जाग के जनता के लिए लड़ना चाहिए था, मगर वो अपने पल्ले छुड़ा के भागते नजर आ रहे हैं। क्या विधायक और सांसद की मिलीभगत है इस लूट में? क्या जिलाधिकारी की मिलीभगत है इस लूट में? हम लोग जानना चाहते हैं, मगर किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, न कोई जवाब मिला। हम लोगों ने मांग किया कि एनएच के अधिकारियों को बुला दीजिए, जो रोड के अधिकारी हैं वो बता दें कि अगर हम लोग यहाँ धरने पर जो बैठे हैं, हम लोगों की अगर मांग गलत है तो हम तुरंत हट जाएंगे, अगर सही है तो आप जनता के लिए उस टोल टैक्स को हटाने का काम करिए और जनता को राहत दीजिए। क्योंकि जनता से जिस तरह से आप गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता ने आपको वोट देके चुनने का काम किया आपको, इसलिए आज हम लोगों ने सांसद, विधायक, मंत्री और यहाँ के जिलाधिकारी को भगवान सद्बुद्धि दे और जनता से जो हो रही लूट उसको बंद कराने का काम करें। माँ विंध्यवासिनी के त्रिकोण में जो टोल टैक्स लगा है उसको बंद कराने का काम करें। 20 किलोमीटर लोकल फ्री पास जारी कराएं। मिर्जापुर के जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, हवन किया इन्हीं लोगों के सद्बुद्धि के लिए, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी और मंत्री, इन सारे लोगों को सद्बुद्धि आए, इसीलिए हवन किया गया। अब आगे कितने दिन से बैठे हैं आप? 9वां दिन है। 9वां दिन आज हम लोग 9 दिन से लगातार बैठे हुए, रातों दिन 24 घंटे यहीं रहते हैं। वाराणसी पूर्वांचल की सियासत और साथ ही अपराध जगत से जुड़े बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में बुधवार को वाराणसी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह सहित कुल 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह पर से पूरे साबित करने में असफल रहा है, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। साथ ही फैसले के दिन कचहरी परिसर में बड़ी हलचल और फैसले से पहले की गोसाईगंज विधायक अभय सिंह अपने समर्थकों के साथ कचहरी पहुंच गए। अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे ही निर्णय आया, समर्थकों में राहत की लहर दौड़ गई। आरोप था कि अभय सिंह अपने साथियों के साथ गाड़ी से उतरे और साथ ही ललकारते हुए अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर और साथ ही चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चला है। इस हाई प्रोफाइल मामले में करीब 24 वर्षों तक सुनवाई चली। इस दौरान कई गवाह पेश किए गए, लेकिन अदालत ने पाया कि साक्ष्य आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ठोस नहीं है। मथुरा वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे को लेकर बुधवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सितंबर 2025 में नगर निगम की बोर्ड बैठक में मोटर बोट पंजीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब अधिकारियों की उदासीनता के चलते उसे अब तक लागू नहीं किया गया। यदि समय रहते इस प्रस्ताव पर अमल किया जाता तो नावों का पंजीकरण, सुरक्षा मानकों की जांच और साथ ही संचालन व्यवस्था बेहतर होती, जिससे इस तरह की दुर्घटना टाली जा सकती थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। इस मौके पर दर्जन भर महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल रही और उन्होंने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और हादसे को लेकर प्रशासन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आज नगर निगम कार्यालय पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला सब सार्वजनिक है। मथुरा नगर निगम जनता के साथ लूट कर रहा है। मथुरा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लूट कर रहे हैं। ये कमीशन एजेंट बनकर यहाँ पर आए हैं, पूरा का पूरा पैसे का गोलमाल कर रहे हैं। यह जनता के साथ सीधी लूट है। वृंदावन में 16 मौतें होती हैं और निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। नगर निगम का काम केवल टैक्स लेना नहीं है, नगर निगम का काम है जनता को सुविधाएं देना। अगर आप टैक्स लेते हैं अमेरिका जैसा और सुविधाएं देते हैं युगांडा जैसी, यह चलने वाला नहीं है। यदि आप टैक्स लेते हैं तो बदले में सुविधाएं भी मथुरा की जनता को चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार में यहाँ का नगर आयुक्त और मेयर दोनों डूबे हुए हैं। ये केवल भूमाफिया बनकर रह गए हैं। हम मथुरा की जो सरकारी
संपत्ति है उसको लुटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। और मथुरा नगर निगम में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद किए हुए आज सड़कों पर उतरे हैं। आज नगर निगम का घेराव किया है, आगे हम जिला प्रशासन का घेराव करेंगे और आगे अगर जरूरत पड़ी, अगर नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी तो हम आगे चक्का जाम करने का काम करेंगे। यमुना में हादसा हुआ है, 15 लोगों की मौत हुई है। देखिए वहाँ पर जो 16 लोगों की मौत हुई वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पे 16 लोग मारे गए। उसके लिए मथुरा का जिला प्रशासन जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है। इनकी तरफ से कोई वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। वहाँ पर यदि निषाद समाज के लोग नहीं होते, वो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उनकी वजह से 20 लोगों की और जान बची, वरना यह मौतों का आंकड़ा और ज्यादा होता। लेकिन वही निषाद समाज के लोगों को गलत तरीके से फंसाकर मथुरा के नगर आयुक्त, मथुरा के जिलाधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता है, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी और हम सरकार से मांग करते हैं कि नगर आयुक्त को, जिलाधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया। क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि 14 अप्रैल 2026 को फेसबुक पर अरुण कुमार नामक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही थाना अरवल पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा संख्या 93/26 धारा 299 BNS एवं 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई पुलिस ने नामजद आरोपी अरुण पुत्र राम रूप और साथी निवासी ग्राम जसमई थाना अरवल जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया है। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत लेंगड़ी गुलचर चौराहा से करीब 200 मीटर आगे गिलौला लक्ष्मण नगर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गिलौला क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी विवेक पांडे पुत्र संजय पांडे अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि विवेक पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक मोहित पांडे पुत्र राधेश्याम पांडे उम्र लगभग 18 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद बस चालक ने बाइक सवार को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग बस की ओर दौड़े हैं, लेकिन बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। सर, गिलौला थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, घायल भी हुए लोग, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 15/4/2026 को और दिन में समय लगभग 12:30 बजे सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की दुर्घटना हो गई है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची, वहां से दोनों जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति थे उन लोगों को यहाँ CSC गिलौला भेजा गया। यहाँ पे डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इसका विवरण है विवेक पांडे पुत्र संजय पांडे निवासी गोपालपुर थाना गिलौला तथा दूसरा व्यक्ति जिनका नाम है मोहित पुत्र राधेश्याम निवासी गोपालपुर थाना गिलौला, इनको काफ़ी गंभीर चोट आई थी, तो यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया बहराइच मेडिकल कॉलेज। बस को कब्जे में ले लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शिखर लोकोत्सव सेंट्रल नोडल एजेंसी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज मंत्रालय भारत सरकार के आरोह सांस्कृतिक कला समिति नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखंड की संस्कृति के आधार पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों की वाहवाही बटोरी गई। कार्यक्रम आरोह संस्कृति कला समिति के अध्यक्ष रीना आर्य के द्वारा कराया गया है। कार्यक्रम के अतिथि श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष मनोज और साथी डॉक्टर प्रोफेसर ललित तिवारी, विमल चौधरी, शोभा चारक और साथी केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और साथी कलाकार में दीपा, अजय, शुभम और साथी मोनिका, पवन, महेश, पवन और साथी हेम, पीयूष, सुमित, माही, पीहू, गायक और साथी मोनिका, अजय कुमार, ढोलक, संजू, सिंध, शुभम ने मासिक फूल, वंदना, ओ लाली हो, ये कैसे बलाप और साथी बवाल हो गया और साथी आदि गानों पर वहां पर प्रस्तुति मनमोहक की है, जिसने जनता को खूब सराहा है।
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आपको बता दें कि जयंती पर कटे गया विशाल के समाज में समानता और साथ ही न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष वरिष्ठ भाजपा नेता भूप सिंह ने गांव गढ़ मीरपुर में भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर वरिष्ठ भाजपा नेता भूप सिंह ने पुष्प अर्पित कर क्षेत्र वासियों और साथ ही उन्हीं के साथ सभी के साथ मिलकर केक काट कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस कलयुग के अवतार हुए। हमारे धार्मिक किताबों के अनुसार और धर्मों के अनुसार अवतार हुए, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे मानवता के लिए अवतार हुए, क्योंकि उनके संविधान के द्वारा ये देश चल रहा है और इसके तहत हम गरीब लोगों को जो अधिकार दिए गए, ये हमें नया जीवन दिया हमने। बाबा साहब की जो जयंती है ये पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है। हर धर्म के लोग इसमें आस्था रखते हैं, लेकिन देखने में ये आया है क्योंकि हमारी उम्र भी 70+ हो गई है। हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन उनके बनाए अधिकार में मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ तक इसी में कहते हैं आज खास तौर से 80 वर्ग अनुसूचित वर्ग इसको बनाता है। बाकी और लोग जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आस्था तो रखता है, लेकिन ओपन तरीके से जैसे हम लोग बाबा साहब के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके संविधान के तहत हम काम कर रहे हैं और हम मुश्किल है देखने में। आप तो मीडिया करती हैं, आप जानते हैं ऐसी वर्ग क्यों मनाए इसको, क्योंकि इनके पूर्वज जो है वो जो उन्होंने अधिकार सब लोगों को दिए हैं, उनका भी मेरे अनुसार ये कर्तव्य बनता है कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा सेवा करेगी। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है। और बाबा साहब के जीवन परिचय से हमें मिला है कि उसने गरीब आदमी को वहां ला खड़ा कर दिया जहाँ गरीब को सोच नहीं सकता। तो आज इस जन्मदिन में हम उनको आभारी हैं, पूरा समाज और वो लोग भी साथ में जिनको समानता के अधिकार के तहत उनको आरक्षण दिया गया है, वो लोग भी इसके आभारी हैं। उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर। इन्हीं शब्दों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप मेरा करने का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे गांव के आगे बात को आवाज को उठाने की कोशिश करी और उठाएंगे आप। धन्यवाद। में हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे इस समाज के ऐसे युग परिवर्तक महानुभाव हुए हैं जिन्होंने इस समाज को पढ़ना लिखना और संघर्ष करना और अपने अधिकारों को जागृत करना, ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब न होते तो शायद हम एक पशु का जीवन व्यतीत करते। और हमारा पहले भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पशु जैसा इस जीवन बिताया है, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने हमें जागृत किया। हम पढ़े लिखे अच्छे पदों पर गए और उस पढ़ने लिखने से हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई और हमारा समाज जो है वो उन्नति। आज के सौंदर्यीकरण को मैं जिन नेताओं ने या मेरे भाइयों ने या मेरे गांव के समाज के लोगों ने ये मेहनत करके ये इस तरह का सौंदर्यीकरण किया है, ये तो एक चमत्कार है। मैं तो चमत्कार मानता हूँ कि इतना अच्छा मंदिर, गुरुद्वारा और इतना अच्छा रविदास, ये बाबा साहब का जो अम्बेडकर साहब का स्थान है, शायद मुश्किल है देखने को मिलेगा। देखिए, काम की पूजा होती है, काम की पूजा होती है, तो जिस तरह से इनके विचार और इनके कार्य शैली जो मैं देख रहा हूं, तो अगर पार्टी ने मौका दिया तो हम सब पूरे समाज का साथ रहेगा। जब पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज की तलाश की गई तो पूरी दुनिया में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया गया। इसी आइडियल के पीछे
दूसरे देशों में भी उनकी मूर्तियां लगी हैं। हमारे देशों में तो लगभग ऐसा है भाई तो मूर्ति तोड़ दी, बल्कि दूसरे देशों में उनकी नॉलेज को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए बाबा साहब ने किसी एक धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सभी धर्मों के लिए काम किया, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए काम किया है। इसलिए हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और ये उनकी एक बड़ी खूबसूरती है। इस संविधान में भी बाबा साहब ने सभी जातियों को, चाहे वो सवर्ण है, पिछड़ा है, दलित है, सभी बहुजनों को उनके अधिकार दिए हैं। जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया है वो बाबा साहब का दीवाना होकर रह गया, और जिसने बाबा साहब को नहीं पढ़ा उसकी मानसिकता आज भी गंदी है और रहेगी। मैं इसी बात के साथ अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, और मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि संविधान में भरोसा रखें ताकि आपका और आपके बच्चों का जीवन सही रहे। और इस उपलक्ष्य में आज हमने माननीय श्री भूप सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रण किया, क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क गढ़मीरपुर में अपने निजी धनराशि से इंटरलॉकिंग का काम कराया है, जिसमें पूरे समाज में खुशी का माहौल है, पूरा दलित समाज खुश है। और आज रिबन काटा गया है, केक काटकर जन्मदिन मनाया गया है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई भूप सिंह जी का, जिन्होंने बहुत कम समय में इस पार्क का सौंदर्य करने के लिए अपने टाइल लगाने का काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने एक बहुत सुंदर अच्छा संविधान बनाया जो आज पूरे देश के और दुनिया उस पर चल रही है। और मैंने काम कराया जो तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब के हम सब लोग ऋणी हैं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था की थी उसके बाद ही हम बाबा साहब की आज जयंती मना रहे हैं। नहीं तो इससे पहले, संविधान से पहले आप सब लोगों को पता कि हमारा क्या स्थिति था। इनके सबसे पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखा जिसमें हर जाति धर्म का ध्यान रखा, और बाबा साहब को इतनी मानसिक पीड़ा देने के बाद भी उस समय के तथागत लोगों के कारण उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा, किसी से बदले की भावना नहीं रखी, उसमें दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ध्यान रखा। ऐसा संविधान पूरी दुनिया में इसके संविधान का आज दुनिया चलने को चल रही है। युगों के बारे में है कि वो ज्यादा से ज्यादा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। और अगर हम शिक्षा की तरफ दौड़ेंगे तो एक शिक्षा ऐसी एक तलवार है जो 100 तलवारों के बराबर होती है। ऐसा एक मेरा मानना है कि अगर हम शिक्षा की तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस कलयुग के अवतार हुए। हमारे धार्मिक किताबों के अनुसार और धर्मों के अनुसार अवतार हुए, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, पूरे मानवता के लिए अवतार हुए, क्योंकि उनके संविधान के द्वारा ये देश चल रहा है। और इसके तहत हम गरीब लोगों को जो अधिकार दिए गए, ये हमें नया जीवन दिया हमने। बाबा साहब की जो जयंती है ये पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है। हर धर्म के लोग इसमें आस्था रखते हैं, लेकिन देखने में ये आया है क्योंकि हमारी उम्र भी 70+ हो गई है, हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन उनके बनाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में डीएम समिन बंसल और साथ ही एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अंतिम दौर की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में श्रद्धालुओं के लिए जुटाई जाने वाली व्यवस्थाओं का अधिकारियों से फीडबैक लिया। परिसर का निरीक्षण कर जो कमियां दिखाई दी उन सभी को पूरा करने के निर्देश दिए। साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कमी भी, किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और परिसर में श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए लगाए जा रहे जर्मन
हैंगर, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को यात्रा शुभारंभ से पहले पूरी कर ली जाए, रिपोर्ट देने के निर्देश दिए और साथ ही सड़कों पर श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों के अलावा फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। एसएसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, बताया कि चार धाम यात्रा मार्ग 500 से अधिक पुलिसकर्मियों और साथ ही अधिकारियों की तैनाती होने वाली है और साथ ही ऋषिकेश में पर्यटन पुलिस अपनी सेवा देगी। नोडल अधिकारी के रूप में एसपी ग्रामीण जया बलूनी जिम्मेदारी संभालेंगी। पीएसी की तैनाती जल्द होगी। ट्रैफिक प्लान डाइवर्जन हमारा जब भी रहता है तो एक तो पहले हम इंश्योर करते हैं कि लोकलाइट्स को हम कम से कम असुविधा दें। उनको हम पासेस इशू करते हैं, स्टिकर्स इशू करते हैं कि वो उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकें, क्योंकि उनको कई बार कम्यूट करना पड़ता है विद इन सिटी अपने व्यवसाय के लिए, अपनी इमरजेंसीज के लिए। सेकेंडली जो हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, टूरिस्ट हैं, उनके जो हमारे लैंडमार्क्स हैं, लैंडमार्क क्षेत्र हैं, यात्रा ट्रांजिट कैंप, ISBT या फिर हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के स्पॉट हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उनका फाइनल डेस्टिनेशन आगे गंतव्य जर्नी तक, तो वो भी कप्तान साहब ने पूरा चॉक आउट कर लिया है और उसको मीडिया के माध्यम से डिसेमिनेट किया जाएगा, हमारे पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से डिसेमिनेट किया जाएगा, ताकि उन्हें एडवांस में ही पता रहे कि उन्हें कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन सा डाइवर्जन रूट फॉलो करना है, कहाँ पे जो बड़ी बसेस में आ रहे हैं यहाँ पर उनको किस तरह से छोटी बसेस में शिफ्ट होना है, क्योंकि हमारी छोटी बसेस ही सुविधाजनक रहती हैं ऊपर पहाड़ों में। तो ये सब हमारा प्रयास रहेगा कि एडवांस में हम इंटीमेट कर पाएँ। सर मानसून इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है, फिर जो टूरिस्ट हमारे चॉपर सर्विसेज यूज करना चाहते हैं उसका लिंक है, वो बृहद माध्यम से डिसेमिनेट किया जा चुका है हमारे पब्लिक डोमेन में। और सेकेंडली जो यहाँ पर भी हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हैं, इन केस कोई नहीं ऑनलाइन करवा पाया, यहीं पर आके करवाना चाह रहे हैं फिजिकली, तो उसके लिए भी हमारे 25 स्टैटिक काउंटर्स और 30 मोबाइल हमारी टीम्स रहेंगी, तो वो यहाँ पर अपनी सुविधा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो इंटरमीडियरीज हैं उनको तो हमें मिनिमाइज करना है, जो एक्सेस है डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस उसको बढ़ाना है, यही ध्येय रहता है हमारे प्रशासन का, राज्य सरकार का। सर देखिए चार धाम में हमारे लाखों श्रद्धालु हमारे राज्य में अपनी आस्था से आते हैं और उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम सैनिटेशन, फूडिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टे अरेंजमेंट्स, क्यूइंग और जो उनका गंतव्य स्थान तक जर्नी है, ये हमारा दायित्व है कि उसको हम कितना सुगम बना सकते हैं। तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें सतत निर्देश हैं कि माइन्यूट मॉनिटरिंग शासन लेवल पे करनी है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, और हम जितना उनका रिटेंशन टाइम क्यूइंग का कम कर पाएँ, काउंटर्स जितने लगा पाएँ और हम राउंड द क्लॉक अपनी सर्विसेज दे पाएँ, वो यथासंभव हमको प्रयास करना है। उसी के लिए आज यहाँ पे तैयारियों में जायजा लिया गया है और हमारा यात्रा -2 डेज पे हमारा सभी सेटअप रेडी हो जाएगा और हमारे सभी कर्मी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर लेंगे और ये प्रयास रहेगा कि चाहे हमारे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, चाहे अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, तो उनका सीमलेस यहाँ पे जर्नी हम इंश्योर कर दें। सर ट्रैफिक को हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी इंटीग्रेटेड टीम्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, आज भी इस पर चर्चा हुई है। तो जो हमारे कोई भी स्ट्रक्चर यदि कोर्ट से बाधित नहीं है तो उनको तत्काल इन्फोर्समेंट में लिया जाएगा। इसके साथ ही एंटी थेफ्ट स्क्वाड और हमारे एंटी बर्गलरी स्क्वाड इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसमें किसी प्रकार की यात्री के साथ कोई भी अगर
असुविधा होती है, उनके साथ अगर कोई इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है, तत्काल हम लोग उसको प्रायोरिटी पर लेके उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसी के साथ हमारा टोटल पुलिस बल में CAPF की भी हम लोगों के द्वारा मदद ली जाएगी। इस पूरे रूट डाइवर्जन प्लान को विभिन्न 3 स्तरों में हम लोगों के द्वारा डिवाइड किया गया है, जिसमें जैसे जैसे यात्रा का दबाव बढ़ेगा उस हिसाब से हम इस रूट डाइवर्जन प्लान को लागू करेंगे। ये बात सही है क्योंकि ऋषिकेश एक मेन सिटी है जहाँ से पूरी चारधाम यात्रा संचालित होती है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का दबाव है वो ऋषिकेश पे ही आगे बढ़ता है। इसके लिए जो हमारे होल्डिंग एरिया है वहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जब अगर पर पहाड़ों में अगर किस प्रकार का दबाव ज़्यादा होता है तो यहाँ पर होल्ड करने के लिए अतिरिक्त बल हम लोगों के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ जो हमारा रूट प्रॉपर तरीके से संचालित हो सके इसके लिए आवश्यक जो पुलिस बल है वो हमारे SP ट्रैफिक और SP ग्रामीण की जितनी भी इसमें संस्थाएं आई हैं उसके आधार पर उनको आवंटित किया जा चुका है। सर देहरादून में हम लोग निश्चित तौर पर जो यहाँ पर जो समस्याएं सामने आई हैं उसके अनुरूप यहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे। 1-2 घटनाएं हमारे संज्ञान में पूर्व में आई हैं। अगर इस प्रकार की घटना हमारे संज्ञान में और आती है, अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कोई इस तरीके की कोई घटनाक्रम संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ मैंने वही कहा, अभी क्योंकि हम लोगों के द्वारा आवश्यक पुलिस बल इन्हें दिया गया है, निश्चित तौर पर इस पर भी प्रभावी कार्रवाई। ट्रैफिक बैंड डाइवर्जन हमारा जब भी रहता है तो एक तो पहले हम इंश्योर करते हैं कि लोकलाइट्स को हम कम से कम असुविधा दें। उनको हम पासेस इशू करते हैं, स्टिकर्स इशू करते हैं कि वो उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकें, क्योंकि उनको कई बार कम्यूट करना पड़ता है विद इन सिटी अपने व्यवसाय के लिए, अपनी इमरजेंसीज के लिए। सेकेंडली जो हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, टूरिस्ट हैं, उनके जो हमारे लैंडमार्क्स हैं, लैंडमार्क क्षेत्र हैं, यात्रा। ऋषिकेश पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से पश्चिम बंगाल के पते पर बने फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुआ। मामले का खुलासा करते हुए सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि 15 अप्रैल को स्थानीय अभिसूचना इकाई को ऋषिकेश में क्षेत्र में एक बांग्लादेशी नागरिक के अवैध रूप से निवास करने की गुप्त सूचना मिली और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल संयुक्त टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने नटराज चौक और साथ ही डग रोड क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर गेट नंबर 3 डग रोड के पास से संदिग्ध हालत को महिला को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान महिला ने अपनी पहचान रानी उर्फ रीता निवासी जिला सरियातपुर ढाका बांग्लादेश के रूप में बताया है और साथ ही महिला ने खुलासा किया है कि वह करीब 1 महीने पहले रिपोक नामक व्यक्ति की मदद से अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हुई और साथ ही रिपोक ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क किया और भारत में अच्छे रोजगार का झांसा दिया। भारत आने के बाद महिला ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक भारतीय आधार कार्ड बनवाया और वह 13 अप्रैल को दिल्ली से बस के जरिए ऋषिकेश पहुंची है। निर्देशन पे चलाए जा रहे पूछताछ और चेकिंग अभियान में के दौरान हमें एक संदिग्ध महिला प्रकाश में आई। महिला से जब पूछताछ की गई तो महिला की जो गतिविधि थोड़ा संदिग्ध पाई गई। जब गहराई से पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि वह एक बांग्लादेश मूल की महिला है और बांग्लादेश में वो एक जिला सरियातपुर ढाका की रहने वाली है और एक किसी एजेंट के माध्यम से वो दिल्ली आई या फिर दिल्ली में ही उस एजेंट के द्वारा उसको ऋषिकेश भेजा रहा था। सर आगे इसमें क्या किया जा रहा है कि उस महिला के परिजनों को इसमें हमारे पास एक स्पेशल पहले तो मुकदमा उसमें मुकदमे जो संबंधित धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा हमारे इसमें एक सेट SOP है कि जो हमारे जितने भी इस तरह के इलीगल जो पाए जाते हैं उनके लिए क्या SOP फॉलो की जाती है, SOP फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही इसमें विवेचना के दौरान इस बात का भी जानकारी अर्जित की जाएगी कि महिला कैसे पहुंची, कौन इसको लेके आया था, क्या है। अगर ये महिला कुछ बता पाती है, विवेचना में कुछ प्रकाश में आती है तो फिर उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसके परिजनों का नहीं पता चल पाया, उनसे ना ही कांटेक्ट हो पा रहा है कि यहाँ तक कैसे पहुंची। महिला के द्वारा अपने परिजनों के विषय में स्पष्ट जानकारी अभी नहीं दे पा रही है। अभी जो महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि वो किसी फेसबुक के माध्यम से
किसी एक अननोन व्यक्ति से जुड़ी, और जो फेसबुक जो उसका अकाउंट था, वो फेसबुक अकाउंट भी अब वो उसके मोबाइल में मतलब उसके पास नहीं है, और वो एजेंट के माध्यम से उस महिला को भाषा संबंधी समस्याएं भी है, तो अपने लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उसको हो रही थी, लेकिन एजेंट्स के माध्यम से वो दिल्ली तक पहुंचे, एजेंट के माध्यम से ही वो आ रही है। उसको आए हुए, उसका कहना है कि उसको आए हुए भी, भारत में आए हुए भी 1 माह से अधिक का समय नहीं हुआ। ये प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है ऐसा कुछ, और क्या ऐसे नारी निकेतन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई बात प्रकाश में नहीं। तो नारी निकेतन भेज दिए? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल तो भी आज दाखिला है इसमें। निर्देशन पे चलाए जा रहे पूछताछ और चेकिंग अभियान में खबर सहरसा से है, जहां सहरसा पतरघट प्रखंड के गोलमा पश्चिमी पंचायत वार्ड नंबर 6 टोला बथना में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे और साथ ही कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं पर कुंदन कुमार आजाद ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता एवं समानता को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में एवं भातनाहा टोला से सभी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। एवं उनके टीम के सभी सदस्यों को हम सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आपने बेहतर आयोजन किया, और उस बेहतर आयोजन में आपने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, उसके लिए मैं आपको बधाई के साथ आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले मैं बाबा साहब को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए, इस संविधान बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए। नदरपुर प्रतिभा किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती, इसे सच कर दिखाया जाता है। गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत नदरपुर पंचायत के चंदन कुमार यादव ने चंदन का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हुआ है और साथ ही उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। माता पिता का संघर्ष रंग लाया है। चंदन एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी माता एक आशा कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं, वही पिता पेशे से किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद माता पिता ने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दी है। अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चंदन कुमार यादव ने कहा, मेरी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय मेरे माता पिता की कठिन परिश्रम, उनके आशीर्वाद को ही जाता है। चंदन की इस कामयाबी पर नदरपुर पंचायत सहित डोभी प्रखंड के ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है और इसे युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया जी के डोई प्रखंड अंतर्गत नदरपुर पंचायत के नदरपुर गांव में, जहां पर एक युवक फिलहाल सीजीएल के एग्जाम में इनकम टैक्स ऑफिसर पद ग्रहण किए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस तरह से सफलता पाए हैं और इस सफलता का रहस्य क्या है और श्रेय क्या है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार यादव। कौन सा गाँव है ये? नदरपुर पंचायत है। कौन सा पद आप ग्रहण किए हैं? एसएससी सीजीएल क्लियर किए हैं, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली। ये किस प्रकार से जॉब हासिल किए हैं? आखिर इस जॉब को हासिल करने के लिए आप किस प्रकार से लगन या मेहनत किए हैं? ग्रेजुएशन मेरा 2024 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद से ही लगे हुए थे। 25 में इसका फॉर्म आया था, तो 1 साल लगातार तैयारी किए कंसिस्टेंटली। लाइब्रेरी में जाते थे, सेल्फ स्टडी किए हैं, तो वैसे ही किए। आपका ये जो सफलता पाया है, इसका श्रेय किन्हें देते हैं? श्रेय माता पिता को देते हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाया है, और साथ ही भाइयों को देते हैं, उन्होंने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट भी किया, और प्राइमरी एजुकेशन मेरे दादा ने करवाया था, तो उनको भी श्रेय देते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर पद आप ग्रहण किए हैं, इस जॉब के दौरान आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, उसे आप कैसे कीजिएगा? जॉब में एम्प्लॉयड होने से पहले हमें 6 वीक्स की ट्रेनिंग करनी होती है,
तो ट्रेनिंग में सारा सिखाया जाएगा कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और कैसे हमें ऑनेस्टली डिपार्टमेंट के लिए योगदान देना है। तो वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद अपना जैसा लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत बड़ा घूस लेते हैं, क्या आप उसमें शामिल होइएगा? नहीं, बचपन से हम ऑनेस्ट रहे हैं, मेरे माता पिता भी ऑनेस्ट है, उन्होंने यही सिखाया कि कोई भी काम ऑनेस्टी से ही करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, इनका कहना है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। अब इनकी माँ से जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सफलता जो पाए उन्हें किस तरह का फीलिंग हो रहा है, आखिर क्या सोचते हैं अपने बेटे के प्रति। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। कौन सा गाँव है? नदरपुर। आपके बेटे इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं, तो इस सफलता में आप उन्हें क्या कहते हैं? मैं तो इसको माँ हो के शुक्रिया करती हूँ कि मेरा सर ऊंचा कर दिया, फख्र से मेरा सर ऊंचा है, और भगवान को भी धन्यवाद देती हूँ कि मेरा सपना भगवान मतलब जो सपना में देखते थे वो मेरा आँख के सामने नजर दिला दिए। आप क्या काम करते हैं अभी? मैं आशा खर्च करता हूँ। अच्छा, आप आशा का काम करते हैं जी। तो बताइए कि आप अपने बेटे को और क्या सोचते हैं, फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं कि मैंने आगे चलकर किस तरह से काम करे, इनको काम करने में समस्या आएगी तो उसे उस समस्या को कैसे निपटाएंगे, ऐसे कि उनके बारे में क्या आप कहेंगे? मैं अपना बेटा को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ ईमानदारी से करेगा सफलता जरूर मिलेगा। कहीं मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच कहीं साथ रहो। झूठ थोड़ा जल्दी ही होता है लेकिन सच देरी से होता है, लेकिन सच्चाई का जीत होता है। लोग एक हाथी उड़ा दिया और सच बात है, लोग घूस लेता है कि यहाँ घूस लगता है। मैं अपनी बेटा को यही कहती हूँ कि तू कभी इसमें मत पड़ना, जो करना ईमानदारी से करना। चलिए, इनका भी आशीर्वाद है कि वो ईमानदारी से काम करे। अब मैं इनके पिता से मिलाना चाहता हूँ, आखिर पिता का क्या सोच है इनके प्रति। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। बताइए, आपके आपका पुत्र जो है एक पोस्ट ग्रहण किए हैं, आप उस पर क्या कहते हैं? इससे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा बच्चा बहुत बचपन से ही मेहनत किया और ईमानदारी से अपना माँ बाप का सपना पूरा किया, और उससे लोगों में बच्चों में भी और सिखाएगा कि भाई मेहनत करने वाला पीछे नहीं रहता है, मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होती, एक दिन सक्सेस होगा ही। क्या काम करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं सर, उसके बाद प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छा, ये खेती बाड़ी करते हैं और प्राइवेट कभी कभी जॉब भी करते हैं। देखिए, एक गरीब का बालक और आशा कार्यकर्ता का पुत्र जो है एक अच्छे ओहदे पाए हैं। मैं और लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मेहनत कीजिएगा जरूर सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं गया जी के डोई प्रखंड अंतर्गत नदरपुर पंचायत के नदरपुर गांव में, जहां पर एक युवक जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बुधवार को पहली बार ओसिया का दौरा किया है और साथ ही इस दौरान ओसिया थाना परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी हनुमान सिंह और साथ ही सीआई राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस स्टाफ ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। एसपी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाना प्राथमिकता रहेगी और साथ ही जिससे अपराधियों में भय का माहौल बनता जा रहा है और साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पुलिस के साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। बढ़ती चोरियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उन्हें पुलिस एप्लीकेशन से जोड़ें। तो आप फर्स्ट बार ओसिया आए हो, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी यहाँ की? आज ओसिया में जन सहभागिता मीटिंग सीएलजी मीटिंग के लिए ओसिया थाने में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। यहाँ पे पुलिस के साथ मिलजुल के जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और जो मेरी इंटरेक्शन हुई है लोगों से, चाहे प्रेस हो या व्यापार मंडल, तो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली और अच्छी हो सके, वो वाले कदम भी उठाए जाएंगे, स्पेशली मार्केट के डीकंजेशन को भी लेके और ट्रैफिक के भी इंतजाम होंगे। कोटा सहकारी भूमि
विकास बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत गठित समीक्षा समिति की बैठक मंगलवार को बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की गई। और साथ ही आपको बता दें, बैठक में उपाध्यक्ष श्री भंवर सिंह हाड़ा, सदस्य श्री नरसिंहलाल और मीणा, राज्य बैंक प्रतिनिधि श्री धर्मवीर सिंह और साथ ही लेखा अधिकारी, विभिन्न शाखा प्रबंधक, बैंक सचिव श्रीमती ऋतु सपरा एवं सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार उपस्थित रहे हैं। अध्यक्ष श्री राठौर ने राज्य सरकार की योजना अवधि में भी बढ़ने की मांग करते हुए किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने पर जोर दिया। बैठक में विश्वास व्यक्त किया गया और 31 मार्च 2026 को स्थिति के अनुसार बैंक लाभ की स्थिति में संचालन को अग्रसर करें। चेयरमैन, सेक्रेटरी, सचिव और डीआर और हमारे जो यहाँ के लेखा अधिकारी वगैरह जो स्टाफ है, हमने 2025-26 में जो राजस्थान सरकार ने जो ऋण माफी योजना लागू की, जो पूरे राजस्थान में 200 करोड़ की भजनलाल जी की सरकार, जो हमारे यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम जी बिरला के प्रयास से और सहकारिता मंत्री जी के प्रयास से और सारे ही जो राजस्थान सरकार बीजेपी की भजनलाल जी की सरकार के प्रयास से जो राजस्थान के 36 बैंकों का जो उधार किया है, जो गाँव में ढाणी में जो किसान बैठे हैं, लॉन्ग टाइम जिन्होंने लोन लिया और वर्षों से वो अवधि पार हो गए, इस दौर में दादे का लोन पोतों ने चुकाया। इस प्रकार का जो ये राजस्थान की सरकार ने जो किसानों को तोहफा दिया है, ये बहुत सराहनीय तोहफा है। और उस सराहनीय तोहफा के अंदर हमारे कोटा जिले के अंदर हमारे करीबन 383 किसानों का, जिनका वर्षों से एनपीए जो अकाउंट चल रहा था, जो कि पैसा वो किसान जमा ही नहीं करा सकता था, उसका भी जो है हमने किसी दादे का लोन बेटे ने चुकाया, पोतों ने चुकाया। इस प्रकार से हमने उनका नोटिस दिया। वो करीबन हमारा 9 करोड़ 59 लाख रुपए तो हमारे को राहत मिली, किसानों को हमने राहत दी 383 किसानों को, और 4 करोड़ 50 लाख रुपए हमारी नगद वसूली हुई उससे। तो इस प्रकार से 14 करोड़ 9 लाख रुपए करीब की हमने 2025-26 में जो वसूली अर्जित करके हमने कोटा संभाग, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इस संभाग के अंदर हमारा बैंक कोटा बैंक PLDB फर्स्ट नंबर पे आया, भूमि विकास बैंक। इसके लिए मैंने सभी आज हमारे जो स्टाफ, हमारे सेक्रेटरी साहब और जो ब्रांच सेक्रेटरी सारे हमारे चारों ब्रांच के आंग मंडी, सांगो, डेटा और सुल्तानपुर सब कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत प्रयास करके और बहुत मेहनत करके एक एक किसान की स्क्रूटनी करके और जिन्होंने जो कैलकुलेशन करके जो सहयोग दे करके जो काम किया, इसमें हमने सबने मिल करके जो गांव और ढाणी में जाके समझाइश और योजना की सारी जानकारी दे करके जो वसूली किए, हमारे कोटा और जो है संभाग में अव्वल नंबर में हमारा बैंक आया। और आज जो हमने वसूली 25-26 में जो ऋण वितरण हमने करीब 2 करोड़ 93 लाख रुपए हमने नया वितरण भी हमने किया। जो टारगेट हमारा दिया था वो भी हमने अच्छा अचीवमेंट है इसमें। और आने वाले टाइम में जो हमारा पहले बैंक ये घाटे में था, अब हमारे बैलेंस शीट अभी बनी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट प्रॉफिट की तरफ जा रही है, प्रॉफिट में बनेगी। अच्छा जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, आने वाले टाइम में और अच्छा इम्प्लीमेंट करेगा। भूमि विकास बैंक किसानों का बैंक है, लॉन्ग टाइम लोन देते हैं, किसानों को हर प्रकार से सुविधा देते हैं। और अब हमने ये तय कर दिया कि किसान हमारी बैंक में चक्कर नहीं काटेगा। जो किसान एक बार आएगा, दोबारा उस किसान को जरूर बुलाएंगे कि उसका ऋण स्वीकृत करके उसको हम चेक देते हैं, पूरी हम किसान को राहत देते हैं, किसान का पूरी मदद करते हैं। इस प्रकार के जो सरकार ने जिस उद्देश्य से जिस बाईलॉज और जिस नियम से उपनियम से जो बैंक का गठन किया गया है, भूमि विकास बैंक किसानों का बैंक, उसी अकॉर्डिंग चल करके हम उसी के आधार पर किसानों को लाभ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।